नमस्कार दोस्तों। आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि एकादशी। आप देख रहे हैं आज की 25 की खबरें सिर्फ 15 मिनट में। और आपने अगर अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी के लिए परीक्षा तिथियां घोषित की गई हैं। इस भर्ती कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षक, ग्राम सचिव, सचिवालय, ग्रामीण विकास, खाद्य सप्लाई सहित कई विभागों के पदों की सूची और उनके परीक्षा शेड्यूल शामिल हैं। बेरोजगार अभ्यर्थी अब अपनी तैयारी योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं और संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैलेंडर में लिखित कौशल और इंटरव्यू की तारीखें स्पष्ट रूप से दी गई हैं, ताकि परीक्षाएं समय से संचालित हों और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में तेज शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट की संभावना के चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सर्दी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है। खासकर सुबह शाम के समय ठंड के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कोहरे के कारण दृष्टि अत्यंत कम रहेगी, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में हीटिंग और बिजली की जरूरतें बढ़ गई हैं। यह अलर्ट अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में रीट मेंस परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड / हॉल टिकट आज जारी कर दिए गए हैं। इसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर लॉगिन डिटेल्स के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा शिक्षक बनने के इच्छुक लाखों अभ्यर्थियों के लिए अहम है और इसमें पास होने पर प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी, इसलिए इसे प्रिंट कर साथ ले जाना आवश्यक है। परीक्षा तिथि और अन्य निर्देश भी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे परीक्षा से पहले सभी नियमों और आवश्यक दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड के दावे के अनुसार अमेरिकी बलों ने एक रहस्यमयी और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे वेनेजुएलियाई सैनिकों को गंभीर शारीरिक प्रभाव झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि अचानक गंभीर नाक से खून बहना और खून की उल्टियां होने लगीं और सैनिक जमीन पर गिर गए और खड़े नहीं हो पाए। इस दावे में कहा गया कि यह हथियार एक तीव्र ध्वनि तरंग / सोनिक वेपन जैसा था, जिसने सैनिकों को बेअसर कर दिया। हालांकि व्हाइट हाउस और आधिकारिक स्रोतों से इस हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और यह वैश्विक आर्थिक समीकरण को बदल सकता है। इस समझौते से भारत को यूरोप के 27 सदस्य देशों के बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा अमेरिकी टैरिफ आधारित दबाव से निपटने में मदद मिल सकती है। विश्लेषकों के मुताबिक यूरोप के साथ FTA मजबूत होने से अमेरिका की ट्रेड अधिस्थिति कुछ हद तक अलग थलग रह सकती है, खासकर जब अमेरिका भारत विभिन्न व्यापार मुद्दों पर अभी भी समाधान तलाश रहे हैं। इस कदम से भारत को भू आर्थिक रणनीति में अधिक विविधता और स्थिरता मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है। DMK ने तमिलनाडु कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पेरियासामी ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह की गठबंधन सरकार नहीं बनेगी और DMK अकेले नेतृत्व में ही सरकार चलाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता ने DMK को मजबूत जनादेश दिया है और उसी भरोसे पर पार्टी काम कर रही है। इस बयान के बाद कांग्रेस और DMK के रिश्तों में सियासी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जिसे आने वाले चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार अपनी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग को $200 अरब से नीचे कर दिया है और इसके साथ ही सोने के भंडार में लगातार बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम वैश्विक अनिश्चितताओं, डॉलर की अस्थिरता और भू राजनीतिक तनावों को देखते हुए उठाया गया है। RBI अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सोने पर बढ़ा भरोसा भारत की आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे उत्तर भारत में भीषण सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं।
कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों, यातायात और रोजमर्रा के कामों पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी बिहार से आने वाले लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदी थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वह उसे लात मारेंगे। राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा और पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्वेषा उर्फ दिव्य दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो करीब 600 किलोमीटर ऊपर से चीन की गतिविधियों और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर नजर रखने में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट हाई रिजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस है, जो दिन रात और खराब मौसम में भी सटीक तस्वीरें भेज सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इससे सीमाओं पर होने वाली हर संदिग्ध हलचल तुरंत रिकॉर्ड हो सकेगी। अन्वेषा भारत की खुफिया निगरानी और रणनीतिक क्षमताओं को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ 17 अलग अलग अपराधों में सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आई पैक पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली, सबूतों में छेड़छाड़ की और ईडी अधिकारियों को डराया धमकाया गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि राज्य मशीनरी ने रेड को रोकने और साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को हाथ में लेना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों के चलते 15 जनवरी 2026 को शेयर बाजार बंद रहेगा। इस दिन एनएसई और बीएसई में सभी सेगमेंट की ट्रेडिंग स्थगित रहेगी। इसके साथ ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी कारोबार नहीं होगा। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित सार्वजनिक छुट्टी के कारण रखा गया है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेडिंग और सेटलमेंट से जुड़ी योजनाएं पहले से ही तय कर लें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार सामान्य रूप से जारी रहेगा, लेकिन घरेलू शेयर बाजार में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर युवाओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। डीएम ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का मतदाता बनना जरूरी है। विशेष रूप से पहली बार वोट देने वाले युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। समय पर आवेदन करने से आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार सुनिश्चित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए थे। मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नशे के नेटवर्क में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी विभाग से क्यों न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में अन्य विभागों के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना और कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक अनोखा बैंक चर्चा में है, जिसे लोग गोएड बैंक कहते हैं। यह बैंक महिलाओं को पैसे की जगह बकरी लोन में देता है। खास बात यह है कि लोन चुकाने पर बकरी का मेमना वापस जमा करना होता है, जिससे बैंक का पशुधन भी बढ़ता है और महिलाओं की आमदनी भी। इस पहल से अब तक 300 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिलाएं बकरी पालन से दूध, बच्चे और खाद बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसके तहत ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। ग्रीनलैंड बीते करीब 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है, लेकिन रणनीतिक और खनिज संसाधनों की वजह से उस पर अमेरिका की नजर लंबे समय से है। बिल के समर्थकों का कहना है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद अहम है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने अमेरिका के टैरिफ विवाद में अपने रणनीतिक कदम से ऐसा प्रतिशोध लिया है जिसने अमेरिका को आर्थिक झटका दिया है, बिना किसी संघर्ष या गोलीबारी के। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार विवाद और ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच भारत ने यूरोपीय संघ समेत अन्य बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। इस बदलती रणनीति के चलते अनुमानतः
अमेरिका को लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ नीति ने उसके अपने बाजार और साझेदारों पर नकारात्मक असर डाला है। भारत की यह आर्थिक जंग वैश्विक व्यापार में उसके प्रभाव को भी बढ़ा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच एक तेज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान का मौजूदा शासन, जिसे सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का नेतृत्व प्राप्त है, अपने आखिरी दिनों और हफ्तों में प्रवेश कर चुका है। मर्ज ने यह टिप्पणी भारत की यात्रा के दौरान की, कहा कि एक ऐसा शासन जो केवल हिंसा के जरिए सत्ता बनाए रखता है, वह प्रभावी रूप से समाप्त होता जा रहा है। इस बयान का संदर्भ ईरान में आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष के कारण देश भर में फैल रहे विरोधों से है, जिनमें कई लोगों ने राजनीतिक परिवर्तन की मांग की है। विदेशी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच ईरान के शासन को लेकर बढ़ते दबाव के बीच यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में भीषण सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी किया है। डीएम के निर्देश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। लगातार गिरते तापमान और कमजोर दृश्यता के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को खास यात्रियों के लिए और बेहतर अनुभव देने के लिए कई अनूठी सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इस ट्रेन में वीआईपी कोटा रखा नहीं गया है, जिससे आम यात्रियों को अधिक सीटें मिलेंगी और यात्रा और सुलभ होगी। साथ ही यात्रियों के लिए स्थानीय क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान उन्हें स्थानीय स्वाद का आनंद भी मिल सके। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यह पहल यात्रियों की सुविधा, आराम और स्वादिष्ट अनुभव को ध्यान में रखकर की गई है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है।